Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. सूरत आपकी एक क्लास मेरे साथ हो चुकी है शायद. Yes, sir. अद्यान कल की क्लास में आप थे. वेरी गुड. अर्णव आपकी भी एक क्लास हुई है शायद मेरे साथ, राइट अर्णव? Yes, sir. ठीक है. आई थिंक इट वाज ऑन सैटरडे. Oh, yes, sir. ओके. एंड बिल्कुल न्यू फ्रेश कौन है? एक तो है अभी. अभी कहाँ से हैं आप? सर दिल्ली डीपीएस सर. दिल्ली DPS पब्लिक स्कूल. दिल्ली पब्लिक स्कूल से हैं आप. कहाँ वाला? गेटो नोएडा सर. ग्रेटर नोएडा. ओके. तो आप ग्रेटर नोएडा ही में रहते हैं शायद. यस सर. ओके गुड. ठीक है. अनदर स्टूडेंट दैट आई कैन सी इज ओलिविया. Yes, sir. ओलिविया, व्हाट इज दिस कंप्लीट नेम? Olivia Lode. ओलिविया लोध. ओके. Yes. एंड व्हाट इज दिस XF? What is? ऐसे ही XF. That's 10th F school class के लिए हम ओके use 10th F. बट यू आर इन 11th. नहीं. हाँ वो खैर चलो. ना Zoom account है. ठीक है, कोई नहीं. तो आप कहाँ से हैं बेटा? Sir, DPS Noida. DPS नोएडा. तो मतलब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है? DPS में क्लासेस स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन? नहीं sir, अभी तक नहीं. They have not started yet. Okay. Another student that I can find here is Punish. Punish Knight. गुड इवनिंग सर. Good evening. तुम्हारे नाम में नाइट है या खुद से लगाया है? सर वो ऐसे ही लगा रखा है. वो ऐसे ही लगा है. गुड. कोलकाता नाइट राइडर ऐसी कोई टीम है ना शायद? क्या है? KKR. हाँ, कोलकाता नाइट राइडर. उसके फैन तो नहीं है आप? नहीं नहीं सर. अच्छा, नाइट ऐसे ही आपको अच्छा लगता है, मतलब आप वॉरियर टाइप के इंसान. यस सर. चल बहुत बढ़िया. आप कहाँ से बच्चे? सर डीपीएस ग्रेटर नोएडा. अच्छा, आप भी DPS ग्रेटर नोएडा. तो मतलब 3 of you are from DPS ग्रेटर नोएडा फ्रॉम द सेम स्कूल. और अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है. ओके. बिफोर आई स्टार्ट टुडेज क्लास, सूरत मुझे ये याद दिलाओ कि लास्ट डे हमने कुछ डिस्कशन किया था, कुछ हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. Yes, sir. And what was that? Can you remind me about the topic that we did in the last class? What was the last thing that we did? Physical units, international system of units, SI based Okay. unit. Advantages of SI units. Yes, sir. ओके. ठीक है. तो देखो बच्चों जो आज कनेक्ट हुए हैं, एक ही हमने इससे पहले डिस्कशन किया था. एक घंटे की क्लास हमने एक इंटरेक्शन लिया था. तो उसमें कुछ ज्यादा कोई खास बहुत चीजें नहीं करी हैं हमने. देयर वाज सम डेफिनेशंस जो हमने उस पर डिस्कशन किया था. आज हम बेसिकली एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा डायमेंशनल फॉर्मूला. बट बिफोर वी डू दैट, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट दे देता हूँ. कुछ डेफिनेशंस आपको जानना जरूरी है. यू नीड टू नो दोज डेफिनेशंस, यू नीड टू नो दोज टर्म्स. ठीक है, तभी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला को समझने में ज्यादा अच्छा लगेगा. तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा यहाँ पर, बिकॉज कुछ 2-3 बच्चों ने पहले ये कर लिया है. तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ. ठीक है. इफ यू वांट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ दोस टॉपिक्स, तो यू विल फाइंड द रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर. ठीक है, वो उसके लिए आप प्लीज कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट वो आपको प्रोवाइड कर देंगे. तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको बता के निकलता हूँ ताकि मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर सकूं विच विल बी फ्रेश फॉर एवरी ऑफ यू. ठीक है. तो देखिए, बेसिकली आप एक बात याद रखिए कि जितने भी मैटर्स हैं, मैटर अराउंड यू, द अनदर नेम टू द मैटर कैन बी ऑब्जेक्ट. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आप अपने अराउंड देखते हो या जिसको आप मैटर कह सकते हो, एवरी मैटर हैज सम प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज मेजरेबल. ठीक है, मतलब एवरी मैटर हैज मेजरेबल प्रॉपर्टीज. क्या मतलब सर, क्या बोले? जैसे फॉर एग्जांपल, एवरी मैटर हैज मास एंड मास इज मेजरेबल क्वांटिटी. एवरी मैटर हैज वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज मेजरेबल क्वांटिटी. एवरी मैटर हैज डेंसिटी, डेंसिटी इज मेजरेबल क्वांटिटी. राइट. तो ऐसी कोई सी भी प्रॉपर्टी मैटर की, कोई सी भी, which can be measured, such quantities are called as physical quantity. बात समझ में आई? ऐसी कोई सी भी प्रॉपर्टी मैटर की जो मेजरेबल हो. डिड यू अंडरस्टैंड अभी कि एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर
that can be measured of course is known as physical quantity. अभी बात समझ आई? अभी Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इससे पहले कि मैं आगे बात और करूं, उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं। बेटा, अपनी क्लास में ना दोनों तरफ का इंटरेक्शन जरूरी है। आपस में अपन पूछ के चीजों को समझ के करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं अपने साइड पे सिर्फ मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। यही तो बेनिफिट है हमारी क्लास का कि इट इज नॉट वन वे कम्युनिकेशन, इट इज टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। तो टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए जब आपसे पूछा जाए तो प्लीज आप लोग रिस्पॉन्ड करें, उसके लिए आप इरिटेट ना हो। मैं 10 बार 50 20 बार 30 बार पूछ सकता हूं आपसे, तो इसलिए प्लीज इरिटेट ना हो और आप लोग रिस्पॉन्ड करें। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होता है कि द कंसंट्रेशन जो है ना स्टूडेंट का, वो बना रहता है। क्यों बना रहता है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। आपको स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस होगा, क्लास 10th में हुई थी आपकी ऑनलाइन क्लासेस। आप मुझे बताओ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप क्लास अटेंड करते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप सो रहे होते थे या नहीं? ईमानदारी से बताओ, विथ ऑनेस्टी। हाँ ओलिविया? Yes, sir. है ना? यू यूज्ड टू बी स्लीपिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाइल अटेंडिंग द लाइव क्लासेस ऑफ योर स्कूल्स, राइट? उसका रीजन जानते हो क्या है? उसका रीजन जो मैंने जो फिगर आउट करा है, मतलब लास्ट ईयर से लेकर अभी तक, उसका प्राइम रीजन ये है कि पढ़ाने वाला सिर्फ खुद ही अपनी बात करता रहता है, मन की बात। वो दूसरे तरफ पे ध्यान नहीं देता कि वो बच्चा कुछ कर भी रहा है या नहीं, या उसको बार बार पुश नहीं कर रहा होता, या वो बार बार उस बच्चे को पूछ नहीं रहा होता है। तो बच्चा भी फ्री होता है, भैया बस लगा दिया, अटेंडेंस होगा, अपन सो गए, ठीक है। तो ऑनलाइन टीचिंग का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सर बच्चा जगा हुआ रहे, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भाई मन उनका लगता रहे पढ़ने में। ऐसा नहीं हो कि एट सम टाइम दे स्टार्ट गेटिंग बोर्ड ऑफ इट, ठीक है, क्योंकि अभी तो कोई और ऑप्शन है नहीं अपने पढ़ने का, ठीक है। तो इसलिए इसका एक ही मुझे तरीका समझ में आता है, और यही तरीका है बेसिकली कि टू वे कम्युनिकेशन जरूरी है। बीच बीच में आपको मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, आपको बार बार बोलने पे मजबूर किया जाए, जिससे फायदा ये होगा कि अगर आपकी नींद आ भी रही होगी तो वो नींद भाग जाएगी। दूसरी बात फायदा ये होगा कि आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आप जो भी क्लास हो रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जब कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो फिर नहीं सोएंगे आप, बोर नहीं होंगे आप जल्दी, ठीक है। तो इसलिए बार बार मैं पूछता हूँ अपनी क्लासेस में बच्चों से, ऑफलाइन में भी मैं पूछता हूँ, ये तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो और ज्यादा पूछना चाहिए। तो बच्चों को मतलब इंगेज रहना जरूरी है। अदरवाइज मुझे तो आता है, तो मैं स्क्रीन के सामने सिर्फ खुद बोल दिया, खुद ही सुन लिया, खुद ही समझ लिया, तो ऐसे से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप दोनों तरफ की बात नहीं सुने। तो इसलिए प्लीज मैं बार बार आप लोगों को बोलता रहूंगा बोलने के लिए, तो आप लोग भी रिस्पॉन्ड किया करें, ठीक है, तो मजा आएगा पढ़ने का। खैर एनीवेज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चाहे वो कोई सी भी प्रॉपर्टी हो मैटर की जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो सब की सब फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब देखो, ये जो प्रॉपर्टी है जो मेजरेबल है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ये दो तरह से मेजर होती है। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर दोज which doesn't requires any mathematical formula और any indirect measurement, वो डायरेक्टली मेजर होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर बेटे मुझे लेंथ मेजर करना हो, इमेजिन करो कि इफ आई हैव टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेंथ मेजर करना हो, तो इसको मेजर करने के लिए यू डोंट नीड एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला। आप सिंपली एक स्केल लो और आप लेंथ मेजर कर लोगे। आपको इनडायरेक्टली लेंथ मेजर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्टली स्केल से मेजर कर लोगे। तो दिस इज द डायरेक्ट मेजरमेंट। इसी तरह से अगर आपको मास मेजर करना हो, तो मास को भी मेजर करने के लिए आप क्या करोगे? डायरेक्टली यू हैव ए स्केल, ठीक है, जिससे आप मास मेजर करते हैं, वेइंग बैलेंस, कॉमन बैलेंस, जो भी कह लें आप, तो उससे आप मास को मेजर कर सकते हैं। टाइम मेजर करना हो तो टाइम को मेजर करने के लिए यू डायरेक्टली मेजर द टाइम विद द हेल्प ऑफ द क्लॉक। यू डोंट नीड मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो ये क्वांटिटी मेजर हो रही है और इसको मेजर करने के लिए वी आर मेजरिंग इट डायरेक्टली। बट ऑन द अदर हैंड there are other quantities which cannot be measured directly, although it can be measured but they cannot be measured directly। क्या मतलब सर, क्या बोले? जैसे मान लीजिए बेटा मैं आपसे कहता हूँ मुझे एरिया मेजर करना है, एरिया ऑफ अ मैटर मेजर करना है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है
उसका एरिया मेजर करना है। क्या एरिया मेजर करने के लिए डायरेक्ट कोई इंस्ट्रूमेंट है बच्चों? अगर मैं आपसे कह दूं कि वी हैव अ स्क्वायर या वी हैव अ रेक्टेंगल, तो कोई आपके पास Yes, डायरेक्ट sir. कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आप क्या करते हो? आप गिवन ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करते हो, ब्रेथ मेजर करते हो, एंड देन यू मल्टीप्लाई देम टू गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ एरिया। आपको मेजर करना था एरिया, बट एरिया मेजर करने के लिए आपको मेजर करना पड़ा लेंथ एंड ब्रेथ, और फिर आपने उसको मल्टीप्लाई किया, उसका प्रोडक्ट लिया, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ एरिया। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए कि डेंसिटी मेजर करनी है, डेंसिटी, तो डेंसिटी मेजर करने के लिए आप क्या मेजर करोगे? यू नीड टू मेजर द मास, यू नीड टू मेजर द वॉल्यूम, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। तो अनडाउटेडली बेटा डेंसिटी मेजर हो रही है, बट इसको मेजर करने के लिए हमें इनडायरेक्टली मेजर करना पड़ रहा है। आई डिडंट नीड द मेजरमेंट फॉर मास, आई डिडंट नीड टू मेजर वॉल्यूम, बट स्टिल आई हैड टू, बिकॉज डेंसिटी तब तक मैं मेजर नहीं कर सकता जब तक आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ मास एंड वॉल्यूम, और जब तक मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड नहीं कर दूं, आई विल नॉट बी एबल टू मेजर द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। तो मेजरेबल तो है, बट इट इज नॉट मेजरेबल डायरेक्टली। तो खैर, तो दो तरह की मेजरमेंट हो गई ना, एक तो ऐसी क्वांटिटीज हमें मिल रही हैं जो डायरेक्टली मेजर हो रही हैं, एक ऐसी क्वांटिटी मिल रही है जो इनडायरेक्टली मेजर हो रही है, बट डजंट मैटर whether the quantity is measured directly or indirectly, it will be considered to be the physical quantity. आई बात समझ यहां तक? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ जी? क्वांटिटी नहीं होता ना? कौन सा? टाइम फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता ना? टाइम इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी। देखो, कुछ चीजें तो ये है कि डायरेक्टली वो मैटर की प्रॉपर्टी है, कुछ चीजें ये हैं कि वो डायरेक्टली मैटर की प्रॉपर्टी नहीं दिखाई दे रही होंगी आपको। जैसे आप ये कह सकते हो सर टाइम कौन से मैटर की प्रॉपर्टी हो गई? मान लो एक ऑब्जेक्ट मैं ले लूं, तो टाइम उसकी कैसे प्रॉपर्टी हो गई? तो इसको थोड़ा सा, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, थोड़ी आगे की बातें हैं। याद रखो, दुनिया को आइंस्टाइन साहब ने कनेक्ट किया है, मतलब स्पेस, सुना होगा आप लोगों ने, स्पेस और टाइम दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। कभी सुने? आइंस्टाइन बेसिकली स्पेस और टाइम को रिलेट करता है अपने थ्योरी में, जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। इसका मतलब स्पेस और, हाँ, इंटरस्टेलर में बताया था। तो स्पेस एंड टाइम आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और स्पेस और टाइम दोनों ही कनेक्टेड है। तो वो कनेक्टेड किसके साथ है? मैटर के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई टाइम तो कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही। अगर मैं कोई ऐसा बॉटल कंसीडर कर लूं तो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी ना है टाइम, ठीक है? तो फिर टाइम कैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई? इसकी प्रॉपर्टी ये डायरेक्टली नहीं है, बट इन इनडायरेक्ट सेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बिकॉज आपको अगर टाइम नहीं पता तो आप स्पेस में इसकी लोकेशन को आप पता नहीं कर सकते, या इसकी पोजीशन को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तभी आपको मान लेना है कि भाई टाइम इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी और फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है ओलिविया? यस सर। ठीक है, इट इज नॉट कि आप डायरेक्टली अभी समझ पाए, बट याद रखो इनडायरेक्टली स्पेस, मैटर एंड टाइम आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। एनीवेज, तो ये तो हो गई सर फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप प्रीवियस क्लास की वीडियो देख लीजिएगा ताकि हम आगे चीजों को कर सकें। जी, कोई कुछ कह रहा है? सर वॉल्यूम को अगर हम फंडामेंटल में कैसे लिखेंगे? नो, इट्स नॉट, यस, वॉल्यूम इज अगेन इट इज ड्राइव्ड। आता हूं उस बात पे, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अब देखो बेटा, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी मैटर की जो मेजरेबल है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी, विदाउट एनी डाउट। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अब बिकॉज आपने ये देखा है कि फिजिकल क्वांटिटी में दो तरह के मेजरमेंट हो रहे हैं। एक तो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको मेजर करने के लिए डायरेक्टली वी हैव अ स्केल एंड वी कैन मेजर इट डायरेक्टली, और दूसरी ऐसी क्वांटिटीज है जो मेजर तो हो रही है, बट टू मेजर दैट वी हैड टू मेजर देम इनडायरेक्टली। आई मीन, पहले कुछ क्वांटिटी मेजर करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो वो क्वांटिटी मेजर हो रही है या मेजरेबल बन रही है। ठीक है। तो इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज कॉल्ड एज फंडामेंटल एंड द अनदर वन इज कॉल्ड एज ड्राइव्ड। एक को हम कहते हैं फंडामेंटल और दूसरे को हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड। अब फंडामेंटल और ड्राइव्ड का क्या मतलब है, इस बात को समझिए। फंडामेंटल जो डायरेक्टली मेजर हो जाए, मैं बार बार कह रहा हूं, डेफिनेशन नहीं लिखूंगा मैं। क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड डायरेक्टली, इनडायरेक्ट मेजरमेंट उसका नहीं हो, डायरेक्टली मेजर हो जाए, ठीक है, मेजर्ड डायरेक्टली इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। मेजर्ड डायरेक्टली मतलब ये इंडिपेंडेंट है, इसको मेजर करने के लिए आपको दूसरे क्वांटिटी को मेजर करने और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। स्पेशली मैं ये कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ड्राइव्ड क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन
depends on fundamental quantity for its measurement. Fundamental quantity for its measurement. Quantity for its measurement. ये fundamental quantity पे depend करता है, किसके लिए? अपने measurement के लिए. ठीक है, अब मैं इस पे वापस फिर से आऊंगा, बट उससे पहले एक बात समझिए. याद रखिएगा, there are only 7 fundamental quantities in the world. ठीक है, सिर्फ 7 हैं जो fundamental quantity है. Other than those 7 quantities, all of the quantities जो भी आप पढ़ेंगे वो सब की सब क्या है? Derived. Did you understand? There are only 7 fundamental quantities. Rest all of the quantities are derived. जो किससे derive हुई है? वो इन्हीं fundamental quantities से derive हुई. And what are those fundamental quantities? तो पहला mass, दूसरा length, very good. तीसरा Time. very good. चौथा current, बहुत बढ़िया भाई, इलेक्ट्रिक करंट. amount of substance, Amount of Yes, you are right. Electric current, temperature, temperature, luminous intensity, intensity of light, yeah, luminous intensity of light. luminous intensity. Very good. Temperature, amount of substance, जिसकी यूनिट होती है मोल. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आप केमिस्ट्री में यही चैप्टर आपका स्टार्ट होगा. मोल कॉन्सेप्ट में आप समझेंगे इसको. 7th इज luminous intensity या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो बच्चे ने बोला. Luminous intensity. These are 7 fundamental quantities, and rest all other quantities are derived from these 7 fundamental quantities. तो इसका मतलब है सर सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है. ये बात ऐसे ही है, थोड़ा सा वेग लगता है, ये बोलने में बड़ा अजीब लगता है कि भाई दुनिया की सारी क्वांटिटी इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है. तो इस बात को मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूँ, बेटा आपको पता है कि 7 सुर है म्यूजिक के अंदर. देयर आर ओनली 7 सुर, सारे गा मा पा धा नी सा. और हिंदुस्तान में जितने भी गाने बनते हैं, जितनी भी म्यूजिक बनती है, चाहे वो पॉप हो, भांगड़ा हो, रैप हो, जैज हो, जो भी बनता है हिंदुस्तान के अंदर, वो इन्हीं 7 सुरों से बनता है. ठीक है, तो बेसिकली ये देखो नेचर का कितना अच्छा सिंक्रोनाइजेशन है कि भाई सुर भी 7, फंडामेंटल क्वांटिटीज भी 7. समझ रहे हो? खैर, और जिस तरह से 7 सुर से ये सारे गाने बने हुए हैं, वैसे ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से सारी ड्राइव क्वांटिटी बनी हुई है. अब आते हैं दूसरी इधर. अब इसके अलावा जो भी हाँ बोलो सब. टेम्परेचर होगा कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होगा? doesn't matter, either you call it as temperature or thermodynamical temperature means same. Okay. ठीक है, we don't have difference for that, so don't get confused with that. temperature कहूं, thermodynamical temperature कहूं, एक ही बात है फिलहाल. ओके, तो अब मैंने कहा ड्राइव्ड क्वांटिटी दुनिया में जितनी भी है इससे बनी है. अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि सर स्पीड, तो स्पीड आपको मालूम है कि ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी. आप कहोगे सर फंडामेंटल में डिस्टेंस तो आपने लिखा नहीं. तो डिस्टेंस का मतलब लेंथ. वेरी गुड अर्णव. तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, इसका मतलब ऊपर भी फंडामेंटल, नीचे भी फंडामेंटल, दोनों ही फंडामेंटल. तो ये क्या बन गया? ये बन गया स्पीड क्या हो गया? ड्राइव्ड हो गया, बिकॉज इट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, वन इज लेंथ एंड अनदर वन इज टाइम. इसी तरह से अगर मैं वॉल्यूम लिखता हूं, जो अभी एक बच्चे ने पूछा था, तो वॉल्यूम कौन लिख सकते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. देखो हाइट इज ऑल्सो अ लेंथ, ब्रेथ इज ऑल्सो अ लेंथ. लेंथ तो वैसे ही लेंथ, तीनों लेंथ ही है ना बेटा. इनके नाम को हमने अलग कर दिया जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये अगर ब्रेथ की बात कर रहा हूं तो ऐसे वाले लेंथ की बात कर रहा हूँ, हाइट की बात कर रहा हूं तो ऊंचाई की बात कर रहा हूँ. ये नाम अलग कर दिया, बट है तो ये लेंथ ही ना. तो वॉल्यूम में ये कह सकता हूँ इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सेम फंडामेंटल क्वांटिटी एंड दैट इज लेंथ. ठीक है, वॉल्यूम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सेम फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज लेंथ. इसीलिए आप वॉल्यूम को अगर लिखना चाहें तो इसको L क्यूब भी लिख सकते हैं. समझ आई बात? आप लोगों को क्लियरिटी है? Yes, sir. यहां तक सबको क्लियर हो गया? आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट द डेफिनेशन फॉर दिस. आपको क्लियर हो गया? बस मुझे जो अभी स्टार्ट करना है वो समझाने के लिए मुझे ये बातें करनी थी. अब एक छोटी सी बात और सुन लो, उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला खेलना शुरू करते हैं. ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना बेटा, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, या इसको 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं. अभी पुनेश क्या कहते हैं इसको? either we call as the base quantity or we call it as 7 dimensions of the world. और इस बेस क्वांटिटी की इंपॉर्टेंस क्या है कि दुनिया की जितनी भी क्वांटिटी अदर देन दिस, all of them can be derived from these base quantities. ठीक है,
तो इस को अब इससे ड्राइव करते हैं, तो हम करते क्या हैं कि किसी भी चीज को अगर इन बेस क्वांटिटी के टर्म्स में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, उसके लिए हमने क्या बोला है, मास को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे m से। ये यूनिट नहीं है बेटा, याद रखो, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर हमें कोई पूछ ले कि किसी चीज को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, तो अगर उसमें मास आएगा तो मास के लिए हम कैपिटल M लिख लेंगे। टू एक्सप्रेस द फंडामेंटल क्वांटिटी मास विल यूज कैपिटल M। इसी तरह से लेंथ को एक्सप्रेस करेंगे हम किससे, तो लेंथ विल बी एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल L, ठीक है। टाइम विल बी एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल T। टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड बाय K, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट is expressed in term, very good, in terms of A। उसके बाद amount of substance it is नहीं, amount of substance is expressed in terms of MOL, which stands for mole, ठीक है। and the last one is luminous intensity। luminous intensity को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो luminous intensity को हम एक्सप्रेस करते हैं as CD, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो दुनिया के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसको एक्सप्रेस जब भी हम दुनिया के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हम इन बेस क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, तो जो फॉर्मूला बनेगा उसी को डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। तो अब आते हैं टॉपिक पर। ये यहाँ किसको किससे एक्सप्रेस करना है, क्लियर है। मास है तो कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T, टेम्परेचर के लिए कैपिटल K, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल A, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD। इज इट क्लियर टिल हियर? यस सर। यस तो सर। अब टॉपिक का नाम लिखिए। अब सारे बच्चे यहाँ से पढ़ना शुरू करें, लिखना शुरू करें, समझना शुरू करें। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो एक्चुअली में तो हम यूज तो फिजिकल फॉर्मूला ही करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले के भी अपने एप्लीकेशन है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। पहले तो हम समझें कि देखिए, आप जानते हैं कि अगर मुझे स्पीड लिखना हो तो बेटा स्पीड का बेसिक मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड है। इसमें हमने दो फिजिकल क्वांटिटी लिखा है, ये अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस, एंड द अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज टाइम। तो ये जो हमने स्पीड लिखा है, वी हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज डिस्टेंस एंड अनदर वन इज टाइम, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, इस तरह के फॉर्मूले को जो हम पढ़ते हैं यहाँ पढ़ते हैं या पढ़ते हुए आए हैं, उसको हम फिजिकल फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम फिजिकल फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है सर। ओके सर। यस सर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल फॉर्मूला। इसको अपन क्या फॉर्मूला कहते हैं भाई, फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखा है तो इसको फिजिकल फॉर्मूला कहते हैं। मतलब इस तरह के जो भी फॉर्मूलाज हैं जिसमें फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व रहती है, सच फॉर्मूलाज आर कॉल्ड एज फिजिकल फॉर्मूला। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया, बहुत सुंदर। बट एट द सेम टाइम हमें यह भी पता है कि भाई जो फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी है, एंड स्पीड भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमें एक बात पता है कि हर फिजिकल क्वांटिटी जो है अदर देन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो ड्राइव्ड होती है। तो वो जब ड्राइव होती है तो वो किससे ड्राइव होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव होती है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर मैं इसी फॉर्मूले को एक्सप्रेस करूं इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी जिससे ये ड्राइव हुआ है, या इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी जिससे ये ड्राइव हुआ है, तो उस फॉर्मूले को अपन डायमेंशनल फॉर्मूला कहेंगे। नहीं आया ही नहीं, मैं फिर से बोलूंगा, फिर से बकूंगा, फिर से सुनो। फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस यूनिट एक ही होता है? एक ही बात फंडामेंटल क्वांटिटी कहूं या बेस क्वांटिटी कहूं, एक ही मतलब। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला, मतलब जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, देखो कोई भी चीज जो भी ड्राइव हुई है वो किससे ड्राइव होगी मेरे बच्चों, मेरे प्यारे? दैट विल बी ऑब्वियसली फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी से ड्राइव होगी।
तो अगर मैं बेस क्वांटिटी कितनी है 7, अगर मैं किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला इस बेस क्वांटिटी के टर्म्स में लिखूं तो दैट फॉर्मूला विल बी कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला। आया नहीं आया? Yes, sir. आया नहीं आया भाई? मतलब Yes, sir. किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट या टेम्परेचर जो भी उसमें इन्वॉल्व हुआ है उसके टर्म्स में लिख दो तो वही डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये बुक की डेफिनेशन नहीं है, ये मेरी डेफिनेशन है जो मैं भी आपको बता रहा हूं। मैं बुक वाली एग्जैक्ट डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, बट ये आपस में समझने के लिए डेफिनेशन समझो। द फॉर्मूला ऑफ अ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या मतलब सर, क्या बके? चलो इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं सर, और जिनको नहीं समझ में आएगा वो पूछेंगे सर प्लीज। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने बोला था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तो फॉर्मूला हो गया। अगर मैं इसी को जिस फंडामेंटल क्वांटिटी से ये वॉल्यूम बन रहा है अगर उसके टर्म्स में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? कैन यू टेल मी लेंथ, एल के लिए मैं क्या लूं? लेंथ के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी कैपिटल एल, सबको समझ आ रहा होगा शायद। कैपिटल एल। Capital ठीक है। L. ब्रेथ के लिए क्या लेंगे बेटा? Capital L. बिकॉज दैट इज ऑल्सो लेंथ। हाइट के लिए भी क्या लेंगे? कैपिटल एल। मतलब 3 बार कैपिटल एल। बस एक काम करना, जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे ना तो ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया कर, ठीक है? तो आप देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये एल क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल, इसी को हम इसको क्या कह देंगे? वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज एल क्यूब। समझ आया? नहीं आया? नहीं Sir, आया? सर आ गया सर। सर आगे मतलब ये फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ एक फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है और उस फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम है एल, मतलब लेंथ। इसी तरह से एक बार और खेलते हैं, वैसे तो अभी बहुत बार खेलेंगे बट उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी तो क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? तो इसका अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो मास के लिए अपन क्या लिखेंगे? कैपिटल एम। वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे? एल capital क्यूब, L. कैपिटल एल है ना? तो क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं एम एल टू द पावर -3, ठीक है? तो ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला देख के आप सिंपली क्या बता सकते हो? आप ये बता सकते हो कि किस फंडामेंटल क्वांटिटी से ये ड्राइव हुआ है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है? आई बात समझ? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ठीक है। अब इसमें एक बात और समझिए। अब आते हैं बुक वाली चीजों पर, बुक वाली डेफिनेशन पर। पहले आपस की बात समझ आप में आ गई होगी कि अगर मैं किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला बेस क्वांटिटी के टर्म्स में लिख दूं, बेस क्वांटिटी का दूसरा मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में अगर लिख दूं तो दैट वुड बी कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसी में दूसरी बात क्या आती है सर? अगर आप देखें बेटा तो जैसे यहां पर जब हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बेस क्वांटिटी जो है वो एल है, लेकिन उस एल पे कुछ पावर आया है। पावर कितना है? 3। थ्री तो नंबर है ना, एक पावर है, ठीक है? इसी तरह से यहां पर जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं डेंसिटी को तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व हुई है, एक का नाम है मास और दूसरे का नाम है लेंथ। मास का पावर 1 है और लेंथ का पावर कितना है? लेंथ का पावर है -3। समझ आई बात? तो ये जो पावर है ना, टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज्ड इन रिप्रेजेंटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, इन पावर्स को हम डायमेंशंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अध्ययन क्या कहते Dimension. हैं? Dimension. डायमेंशंस। तो आपसे कोई पूछ ले, सिर्फ डायमेंशन वर्ड पूछ ले, तो डायमेंशन का मतलब होता है द पावर टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी is known as its dimension। इसको हम इसका डायमेंशन कहते हैं, ठीक है? ये नोट करिए जल्दी से। फिर डायमेंशनल फॉर्मूले का बुक वाले डेफिनेशन में बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम कुछ के डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो हरी अप।
Sir, नोट कर noted. लिया सर, वेरी गुड। तो मैं ये डेफिनेशन इरेज कर रहा हूँ। अब इसमें जो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूले के डेफिनेशन है बुक वाली, वो लिख लेते हैं, एग्जैक्ट टाइप के डेफिनेशन। वैसे तो आपस में आपको ये बात समझ में आ गई कि डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब है रिप्रेजेंटिंग अ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए, इसी को अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन दूं तो क्या होगी डेफिनेशन? देखो, ये पूरा जो है ना, ये पूरा, ये जो आपने लिखा है ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा फॉर्मूला इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूले में दो चीजें पता चल रही हैं। एक तो ये पता चल रहा है कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व है टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि उन क्वांटिटी का पावर कितना है, मतलब व्हाट आर द डायमेंशन टू दोस क्वांटिटी। जैसे यहां पर अगर मैं कहूं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला एल क्यूब। तो एल क्यूब में हमें ये पता चल गया कि द बेस क्वांटिटी इज एल एंड द डायमेंशन ऑफ दिस एल इज 3। दोनों बातें पता चल गई। इसी तरह से डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज ml टू द पावर -3। तो यहां पर हमें ये पता चल गया कि द बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व इज मास एंड लेंथ, और पावर क्या है? तो मास का पावर है 1 और लेंथ का पावर है -3। ठीक है, तो ये भी पता चल गया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन of the base quantities which is involved and the power to which the base quantity is raised। मतलब ये हमें दो चीजें बताता है। ये पहली चीज ये बताता है कि out of 7 fundamental quantities what are the fundamental quantities which is involved to represent a physical quantity, और उसके क्या क्या पावर भी यूज हुए हैं। तो बेसिकली आप ये लिख सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला tells us how and which of the fundamental quantities are used to represent a physical quantity। बात सबको समझ में आई कि डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिकली कॉम्बिनेशन हो गया कि कौन कौन सी चीज है, मतलब कौन कौन सा बेस क्वांटिटी है और उसका क्या क्या पावर, मतलब कितना क्या क्या डायमेंशन है। ये दोनों बातें पता चलती है हमें डायमेंशनल फॉर्मूले से। और सिर्फ अगर वर्ड आ जाए डायमेंशन, तो डायमेंशन का क्या मतलब होगा? तो डायमेंशन का बेसिक मतलब होगा सर कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का कितना पावर लिया गया है इन अ डायमेंशनल फॉर्मूला, उसको हम डायमेंशन कहते हैं। और अगर दोनों को इकट्ठे बताया जाए तो उस फॉर्मूले को हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहेंगे। इस फॉर्मूले को नोट करिए सर। तो और कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। नोटेड सर? Yes, sir. वेरी गुड। तो आप देखो, ये तो डेफिनेशन वाली बात होगी। चलो कुछ फिजिकल क्वांटिटी के अपन डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो चलो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला। आपको पता चल गया डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो सर क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। वन बाय वन अपन सीखेंगे। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। फॉर्मूला सर ये नोट करना है। कौन सा बेटा? सर ये जो आपने हाँ, इसमें से नोट करना है चीजों को। फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, ये अपने आप में क्वेश्चन है बेसिकली। अगर कुछ के डायमेंशनल फॉर्मूला अपने को याद हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में क्वेश्चन है बेसिकली। कई सारी क्वांटिटी देखो, अब वैसे तो ये बात तय है कि सर दुनिया में बहुत सारी क्वांटिटीज है भाई। 11th की फिजिक्स से लेकर टिल क्लास 12 फिजिक्स यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ क्वांटिटीज। तो सबके डायमेंशनल फॉर्मूला तो अभी हम नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज कई सारी चीजें जो अभी हम पता ही नहीं है। जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी, तो परमिटिविटी क्या होता है हमें पता ही नहीं है। तो सबका अभी हम नहीं करेंगे, कुछ का हम कर लेते हैं। जो जो टर्म्स हमें पता है उसके बेस पे जो कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज है वो लिख लेते हैं, क्योंकि कई बारी एंट्रेंस में डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। 11th एग्जाम में डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो अगर मान लो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं भी हो, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं भी हो तो एटलीस्ट आप डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड तो कर सकें। इसके लिए हमें इतनी प्रैक्टिस होनी जरूरी है, जो अभी हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखिए सर, पहला स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे?
दूसरा वेलोसिटी का, तीसरा एक्सेलरेशन का। कौन बताएगा कैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे? सर तो देखिए सर जब क्यूब m इक्वल L1 t माइनस 1। वेरी गुड, जिनको याद है वेरी गुड, अभी हमने लिखा भी था शायद। देखो किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो पहला काम आपको करना यह है कि उसका फिजिकल फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि सर स्पीड हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो पता है हमें, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये हमने उसका फॉर्मूला लिख लिया, फिजिकल फॉर्मूला। अब इस फिजिकल फॉर्मूले में डिस्टेंस को कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा? तो अनडाउटेडली डिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ लेंथ, तो डिस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ, तो डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ एंड टाइम विल ऑब्वियसली बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एल टी टू द पावर माइनस ऑफ 1। ठीक है, एल टी टू द पावर माइनस ऑफ 1 इज द सर ये डायमेंशनल फॉर्मूला ब्रैकेट फॉर डालना दिस। सर जरूरी है? हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट प्लीज डाल दीजिएगा। दिस इज जस्ट टू रिप्रेजेंट द डायमेंशनल फॉर्मूला, ये नोटेशन यूज करते हैं तो इसलिए प्लीज यूज दीज ब्रैकेट्स। ऐसे ही वेलोसिटी का अगर निकालना है तो वेलोसिटी के लिए we will write the formula first, physical formula for the velocity. And what is the physical formula for velocity? So that is displacement upon time. ठीक है बेटा, ओलिविया, इज इट Yes. करेक्ट? Yes. ठीक है, तो वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा बेस क्वांटिटी है जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा? L. वेरी गुड, तो एल तो लिख दीजिए, आइदर इट बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अल्टीमेटली इट इज लेंथ, तो एल डिवाइडेड बाय टाइम, तो velocity will be equal to L t to the power minus of 1। ठीक है, इसी तरह से एक्सेलरेशन, तो फिर से एक्सेलरेशन का हम वो लिख लें फिजिकल फॉर्मूला, तो वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी का अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली मैं लिख दूंगा L t to the power minus 1 डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये एल L टी t to the टू power द पावर minus, माइनस 2 हो गया ये तो। बिल्कुल हो गया, L t to the power minus 2। ठीक। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो गया। तो अब कुछ मैं टर्म्स लिखूंगा जिसके आप डायमेंशनल फॉर्मूलाज बताएंगे, तो यहां तक नोट कर लीजिए जल्दी से, तो कुछ के अभी और आप फाइंड करके मुझे बताएंगे। हो गया, सबने नोट कर लिया? कैन आई इरेज दिस? पुनीश, सूरत, इरेज कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो, अब इसी तरह से कुछ और मैं लिख रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटीज, उनके आप डायमेंशनल फॉर्मूला बता दें, और वही फिजिकल क्वांटिटीज मैं लिखूंगा जिसके के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। अभी ऐसी कोई अजूबी फिजिकल क्वांटिटी मैं नहीं लिखूंगा जिसके बारे में आपको पता ही ना हो। ठीक है, और अगर ऐसा लिखूंगा भी तो मैं बताऊंगा कि किसका क्या मतलब है। अभी तो बहुत सिंपल से क्वांटिटीज लिख रहा हूं, जैसे फोर्स, नेक्स्ट इज प्रेशर, द थर्ड वन इज वर्क डन, फोर्थ वन इज पावर, ठीक है, द फिफ्थ वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, the sixth one is linear momentum. What is the meaning of linear momentum? या what was the formula of linear momentum? मैं लिख देता हूँ, पता नहीं आपको याद हो या नहीं। linear momentum is equal to product of mass and velocity, mv। gravitational potential energy आप लोगों को याद होगा, m into g into h, mgh। power is work done upon time, work is force into displacement, pressure is force upon area, force is mass into acceleration। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच ऑफ द 6 क्वांटिटीज। तो आप लोग वन बाय वन जल्दी लिखें, उसके बाद आई विल आस्क फ्रॉम वन एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, तो पहले आप लोग लिख लें, आई एम गिविंग यू सम टाइम, आई एम गिविंग अ टाइम ऑफ 1.5 मिनट्स टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच एंड एवरी क्वांटिटी रिटन। उसके बाद फिर मैं वन बाय वन आपसे पूछूंगा, प्लीज हरी अप।
सर वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर पावर क्या था? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। I hope everyone is done with this. Yes, sir, done. Okay, very good. So I'll ask one by one. Force, force का अभी, can you tell me the dimensional formula for the force? Yes, sir. Sir, ml t square. ml t square or it is ml t to the power minus 2? So Yes, minus sir. Minus 2. स्क्वायर नहीं, minus 2 बोलो। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहला काम तो ये फिजिकल फॉर्मूला लिख लीजिए। तो फोर्स विल बी इक्वल टू मास कैपिटल M और एक्सेलरेशन विल बी रिटन एज इक्वल टू L T टू द पावर माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू ml t टू द पावर माइनस 2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स। ओके, मूविंग ऑन। प्रेशर, प्रेशर कौन बताएगा? अध्यान, अध्यान, यस सर। अध्यान, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द प्रेशर बेटा? सर ml t स्क्वायर ml t नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। तो फोर्स का होगा सर ml t माइनस फोर्स का ml t टू द पावर माइनस 2 ये लिखा हुआ है नीचे। एरिया, व्हाट विल यू राइट फॉर एरिया? एरिया का क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन है सर। नहीं नहीं, दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, दिस इज एरिया। रुक जाओ, मैं बाकियों से भी पूछूंगा। प्लीज सूरज, सूरज, प्लीज वेट। नो, ओलिविया, प्लीज वेट, आई विल कम टू यू आल्सो, डोंट वरी। Adyan, can you tell me what is this here a written here in the denominator? What it represent? Is it acceleration or area? सर एक्सेलरेशन है। No, it's area ना। Pressure is equal to force by area, right? अच्छा, I'm talking about pressure. Pressure आपने सुना होगा ना कि किसी चीज को अगर हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो प्रेशर लगता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया? एरिया का सर, एरिया मुझे बताओ। इफ यू हैव टू मेजर एरिया, व्हाट डू यू डू? L square. ओलिविया प्लीज वेट। हाँ ध्यान, क्या कर रहे हो तुम? ध्यान, एरिया भी लिखा था ना। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ध्यान, नहीं समझ में आया तो पूछना है, सर आ गया, है ना? तो लेंथ भी L स्क्वायर्ड होगा, है ना? तो ये L स्क्वायर होगा, ठीक है? तो ये आ जाएगा L स्क्वायर्ड। तो यहाँ से ये L क्यूब। हाँ, वॉल्यूम का L क्यूब 3 बार तो वहां सर हो हो जाता है। जाएगा ml माइनस 2 t माइनस 2। ml माइनस 1 t टू द पावर माइनस 2। ये L ऊपर, L स्क्वायर ऊपर ले जाओ तो ये ऊपर L टू द पावर 1 है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो L टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। बेस सेम हो, पावर ऐड होता है, बट एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो माइनस 1 आ जाएगा। ओके, तीसरा। हाँ ओलिविया, नाउ टेल मी व्हाट इज द dimensional formula for the work? Yes, ml square t to the power minus 2. very good. Work will be written as obviously force into displacement. Force का dimensional formula is ml t to the power minus 2 and displacement is again L. तो इसको आप लिखेंगे m L squared t to the power minus 2. This is the formula for the work done. ठीक है?
ओके, द नेक्स्ट वन इज पावर. कौन बताएगा? मैंने ओलिविया से भी पूछ लिया कि कौन बचा हुआ है. अर्णव पहले बताएगा. अर्णव, यस. अर्णव, पावर के लिए बेटा क्या लिखा? सर m1 l2 t minus 2. ओके, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. तो वर्क डन हम लोग निकाल चुके हैं ml स्क्वायर्ड t टू द पावर -2 और नीचे टाइम. तो टाइम, अब देखो सिंप्लीफिकेशन में गलती होगी ना तो भी गलत हो जाएगा. ये ml स्क्वायर ये ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो t टू द पावर -3 आएगा ना बेटा. सर सॉरी मैंने गलत बोल दिया और लिखा बाद में, तो सॉरी. हाँ ठीक है, तो ml स्क्वायर t टू द पावर -3. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सबको समझ आ रहा है? सूरत, Yes, sir. योर टर्न. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सूरत. So m l square t to the power -2. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे आप mgh. m के लिए आप कैपिटल M लिखेंगे. g यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब देखिए एक बात समझिए, अब एक्सेलरेशन कोई सा भी हो, ग्रेविटी हो या कोई सा t हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एज लॉन्ग एज इट इज एक्सेलरेशन, द डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी l t टू द पावर -2 ओनली. चाहे एक्सेलरेशन कोई सा भी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा. और ये h है आगे उसके, तो h के लिए आप क्या यूज करेंगे? h के लिए यू विल यूज l. तो आप क्या आ जाएगा? ये m l स्क्वायर्ड t टू द पावर -2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और लीनियर मोमेंटम पे अब आ जाते हैं. तो लीनियर मोमेंटम, पुनिश. Yes, sir. Sir, लास्ट वाले को. MLT power -1. वेरी गुड. मास के लिए कैपिटल M, V के लिए LT टू द पावर -1. तो इसको आप लिख लेंगे MLT टू द पावर -1. आई होप सबको क्लैरिटी आ गई कि हाउ टू डिटरमाइन द डायमेंशनल फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला. Yes, sir. So we will find out the dimensional formula of few more quantities, 2-3 more quantities, then we will move to the application part of it. अभी कुछ कॉन्फिडेंस आ गया है, 2-3 और कर लो, उसके बाद फिर हम इसके एप्लीकेशंस को समझेंगे. हम सारे का तो डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज यूजलेस. यूजलेस इन द सेंस कि भाई सबका अगर लिखते ही रह गए तो फिर तो सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए 2-3 क्लासेस हमें चाहिए होंगी. जैसे सबका नहीं लिखेंगे. यू नीड टू नो हाउ टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला. और आपको पता है कि हाउ टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला, यू नो दैट. कुछ नहीं करना होता, फिजिकल फॉर्मूला लिखिए एंड देन यू कैन गेट द डायमेंशनल फॉर्मूला by just putting the appropriate fundamental quantities involved. सिर्फ appropriate fundamental quantity जो involve हुई है उसको यूज कर लीजिए, you will get the dimensional formula. तो चलिए कुछ और के लिखवाता हूं आपको, 1 by 1 करते हैं. एक मैं करके बताता हूं, ठीक है. राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K in the given physical formula. ठीक है, ये मैं करूंगा और उसके बाद वाले आप करेंगे. इन द गिवन फिजिकल फॉर्मूला. और फिजिकल फॉर्मूला क्या गिवन है? ये फॉर्मूला है KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R². आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड है. पहली बात, व्हाट इज F हियर? सर फोर्स. सीधी सी बात, F कहीं पर भी लिख दूं कैपिटल F मतलब फोर्स. सबको क्लियर होगा? यहां पर इस K का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है. अब क्वेश्चन ये आता है सर कि व्हाट इज दिस Q1 एंड Q2. तो मैं आपको बता दूं Q1, हाँ अरे वाह, Q1 एंड Q2 आर चार्ज. अब कुछ बच्चे होंगे कि पता ही नहीं सर चार्ज क्या है, मैं याद दिला देता हूँ. तो सर आप चार्ज बचपन से सुनते आ रहे हो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सबको याद है, सबको नोशन है चार्ज का. चार्ज अगर नहीं समझ में आए तो सिंपली समझ लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन. बोलना पड़ेगा. सूरत, Yes, sir. चार्ज मतलब सिंपली इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज. सुना था ना आपने? Yes, sir. ठीक है. चार्ज सबको समझ में आ रहा है ना भाई? हाँ ना बोल दो एक बार. ध्यान. यस सर. सर आ रहा है सर. आ रहा है. चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं. चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT. सर AT इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द चार्ज. सर ये कैसे आता है? तो देखिए, करंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, करंट बराबर चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम.
तो I चार्ज is को मैं लिख equal to सकता हूँ, Q by हाँ, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I का बेस क्वांटिटी I के लिए आप लिखेंगे A, टाइम के लिए क्या लिखेंगे T, तो ये क्या आ जाएगा AT। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। ठीक है, R यहाँ पर क्या है, R यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, बिटवीन टू चार्ज, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। ठीक है, लेंथ हो जाएगा। हाँ मतलब ये लेंथ, डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स लेंथ। ठीक है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हो, या डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी हो, या डिस्प्लेसमेंट हो, या लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, ऑल ऑफ देम फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लेंथ ओनली। अब आपसे पूछा गया है कि इस फॉर्मूले में जो k है ना, ये k, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बता, यू हैव टू टेल द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k। तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं सर, k का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो पहला काम ये कर लेते हैं कि इसको ऐसे लिख लें, एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। इज इट करेक्ट? Yes, sir. अब कुछ नहीं करो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के सिंप्लीफाई कर लो। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने लिखा था, mlt टू द पावर -2। r रिप्रेजेंट्स अ लेंथ, तो l स्क्वायर्ड, वेरी गुड। दो बार चार्ज है तो दो बार at लिख दो, ठीक है, at दो बार लिख दो। अब इसको सर, A सिंप्लीफाई कर square लो, T square हाँ a स्क्वायर टी स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो m l क्यूब t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर्ड टी स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो आप जानते हो कैसे करते हैं। तो m l क्यूब, a स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो a टू द पावर -2 हो जाएगा, और इस t को ऊपर ले जाएंगे तो t टू द पावर -4 हो जाएगा। देखिए, आर यू कन्विंस्ड? चेक दिस। Yes, sir. आ गया सर, कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, फिजिकल फॉर्मूला हमें पता है, तो हम किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत आसानी से लिख सकते। नोट कर लीजिए, तो ऐसा ही एक दो और क्वेश्चन मैं आपके लिए बताता हूँ। इज इट डन बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, ऐसा ही दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा के एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले पे आए। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो रहा है चीज, मतलब कोई बोर तो नहीं हो रहा भाई? No, sir. सब भाई, सबकी आवाज नहीं है, इसका मतलब कुछ बच्चे बोर हो रहे हैं। नो सर। No, sir. ठीक है, बोर नहीं होना, बोर होना तो बता देना, वो तुम्हारे बोर होने से पहले अपन क्लास खत्म कर देंगे, बट बोर नहीं होने देंगे तुम्हें। ठीक है, चलिए सर, नेक्स्ट राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी, फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी। आपको याद आ रहा होगा कैपिटल जी क्या चीज होता है, तो कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, इन द गिवन फिजिकल फॉर्मूला। जो आपका फॉलोइंग फिजिकल फॉर्मूला है वो क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आई होप सबको ये पता है कि व्हाट इज m हेयर। तो m रिप्रेजेंट्स मास, r रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस, F इज फोर्स, और आपको कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G। हरी अप, अब आपको ये करना है, यू हैव टू डू इट। ठीक है, जल्दी करो, देखो कर सकते हो आप बिल्कुल। -1 L3 T-2। ओके, वेरी गुड। और कोई? लेट अदर्स आल्सो ट्राई। Sir, done.
ठीक है, तब देखिए कुछ नहीं है सर, फिर से वही g इज इक्वल टू वी कैन राइट इट एज एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। तो g के लिए आप लिख सकते हैं mlt टू द पावर -2, r स्क्वायर मतलब l स्क्वायर। ठीक है, देयर आर टू मासेस, तो कैपिटल M, यहाँ पर भी कैपिटल M। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कैपिटल G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ml³ t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर्ड। सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल सा रिजल्ट है, सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, m टू द पावर -1 l³ t टू द पावर -2। दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपिटल G। सबको क्लैरिटी आ रही है? Yes, sir. एक और ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। सर जी जी सर एक जो फॉर्मूला था सर mgh वाला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, सर वो कैसे करना था सर? mgh वाला सर g का क्या होगा सर? दैट g इज डिफरेंट, दैट g इज अ स्मॉल g। स्मॉल g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सर उसमें क्या लगेगा सर? एक्सेलरेशन लगेगा ऑब्वियसली इट इज एक्सेलरेशन, राइट? सर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगेगा। और सर h क्या है? h इज हाइट, तो सर तो लेंथ हाइट लग इज जाएगी लेंथ, और बिल्कुल, m मास हो गया। m मास हो गया। ठीक है सर। ठीक है, चलिए एक और ऐसा कर दीजिए तो क्वेश्चन, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k in the following physical formula. Formula F is equal to k into a into v by d। यहाँ पे मैं सारे टर्म्स के नाम बता देता हूँ। a मतलब एरिया है, v is velocity, d is distance, f is force। आपको बताना है what would be the dimensional formula of k। हरी अप जल्दी से। सर m1 l1 a-1। ओके, अच्छा नहीं, नो सर, मैंने उसका एम्पियर समझ लिया एक, सॉरी सर। ओके कोई नहीं, a is एरिया है। Sir, is it m l -1 t -1 the Even I power? will solve and then will tell you। तो आपका जो भी आया है आंसर, l-1 t-1। चलो देख लेते हैं। तो सर सबसे पहली बात, वी कैन राइट दिस एज k इज इक्वल टू f इंटू d डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाइड बाई v। तो k इज इक्वल टू m l t टू द पावर -2। दिस d I टोल्ड यू इट्स लेंथ और डिस्टेंस वॉट एवर, तो डिस्टेंस हो या जो भी हो तो उसको l से आप रिप्रेजेंट करेंगे। देन वी विल बी हैविंग एरिया, एरिया विल बी l स्क्वायर्ड एंड v के लिए आप लिखेंगे l t बात टू द बोलूं पावर सर? -1। जी बोलिए। सर आंसर सर ml, सर आंसर ml -1 आएगा। ml -1 नहीं आएगा, t भी तो आएगा उसमें, t वाला टर्म जीरो तो नहीं होगा, t -1 हाँ आएगा। सर ml -1 t -1। बिल्कुल देख लेते हैं। एक l, ये l कैंसिल हो गया, ये l कैंसिल हो गया। ठीक है, नीचे वाला l स्क्वायर ऊपर के 2 l से कैंसिल हो गया। तो फाइनली यू विल गेट m, ऊपर क्या आया m t टू द पावर -2 और नीचे क्या है l t टू द पावर -1। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग हियर। तो k इज इक्वल टू कितना हो गया m, l ऊपर जाएगा तो -1, t ऊपर जाएगा, इट इज -1 इन द डिनोमिनेटर, ऊपर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस कांस्टेंट इन्वॉल्वड है। ठीक है, अभी, अद्यान, अर्णव, पुनीश, सूरत। Yes, sir. ठीक है, ये Yes, sir. Yes, मतलब sir. हम डायमेंशनल फॉर्मूला Yes, किसी sir. का भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब एक छोटा सा पॉइंट सुनेंगे,
और उसके बाद देन विल मूव टू द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। बट उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट हम समझेंगे। ये नोट कर लिया हो तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपको एक और पॉइंट समझा दूं इससे रिलेटेड। सर नोटेड। Done, नोटेड, sir. वेरी गुड। अब मेरी एक छोटी सी बात सुन, देखो एवरी क्वांटिटी डजंट हैव डायमेंशनल फॉर्मूला। हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो, इट इज नॉट नेसेसरी। अब पहले बात समझिएगा, देखिए दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। क्या मतलब है सर? व्हाट आर दोस टू क्वांटिटीज? पहला, इफ देयर इज अ नंबर, इफ यू हैव अ प्योर नंबर, ठीक है, अगर कोई प्योर नंबर है आपके पास तो उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। जैसे मान लो अगर कहीं पे मैंने नंबर लिख दिया 4 तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। मैंने नंबर लिख दिया 1/2, इट विल नॉट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला। मैंने नंबर लिख दिया 0.2, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। क्लियर है? मेरी आवाज सबको जा रही है ना? ठीक है। इस तरह के अगर आपने नंबर्स लिखे हैं तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है बेटा। ठीक है, इसमें हाफ का अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस हाफ, तो याद रखिए काइनेटिक एनर्जी में जो हाफ इन्वॉल्व है इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, बिकॉज इट इज जस्ट अ नंबर। अ नंबर डजंट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका मतलब अगर मुझसे कोई पूछता काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो उसमें हम हाफ का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बिकॉज इट इज डायमेंशनलेस। हम किसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे? मास के लिए m लिखेंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर है तो L(T⁻⁻1) का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाएगा m L² T⁻²। इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. A Yes, number sir. is a dimensionless quantity. A number is always dimensionless. नंबर का कोई भी नंबर का डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनलेस। नंबर में कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता या डायमेंशन नहीं होता। इसका दूसरा मतलब, अब नंबर सिर्फ ऐसे नहीं लिखा जाता है। नंबर का यही मतलब नहीं हुआ कि 1 2 3 4 5 या 0.2 0.5 ऐसा ही सिर्फ नंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पाई, इट इज ऑल्सो नंबर। pi is also a number, 3.14 it's a number, तो it is dimensionless। इसी तरह से आप मैथमेटिक्स के और भी टर्म्स आगे पढ़ेंगे। आप मैथमेटिक्स में आप में से हो सकता है कि सम ऑफ यू मे हैव हर्ड अबाउट लॉगरिदम। सुना है कभी किसी ने लॉगरिदम, लॉन, ऐसा कुछ? नहीं भी सुना है तो ये मैथमेटिक्स में ये भी एक तरह का नंबर होता है। नहीं समझ रहे हो? ये मेरे बच्चों, मेरी आवाज जा रही है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का सबको जा रही है? तो मुझे एक बात बताओ, लॉग ये भी एक तरह का नंबर है बेटा। लॉग कभी सुना होगा आपने, log 1 = 0। कभी सुना है? नहीं भी सुना है तो आगे सुनेंगे आप। इट इज ऑल्सो अ वे टू रिप्रेजेंट अ नंबर। ठीक है, खैर वो कैलकुलेशन में यूज होती है, डिफरेंट जगह पे इसकी जरूरत पड़ती है, स्पेशली केमिस्ट्री के कैलकुलेशन में तो बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसी तरह से इस लॉग का उल्टा, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल, ई। ये भी अपने आप में एक नंबर है, ये भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये है लॉग, ये जो पढ़ रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंट। ये मैथमेटिक्स में अलग अलग तरह की चीजें हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना अलजेब्रा, जैसे आप पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसी तरह से है मैथ्स में लॉग, उसी तरह से एक्सपोनेंशियल। तो ये सब अपने आप में नंबर है, ये सब मैथमेटिक्स वाले आपको पढ़ाएंगे। बट याद रखिए कि अगर कहीं पर लॉग लिखा हो या एक्सपोनेंशियल लिखा हो तो उसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला, बोलो ना, नहीं होगा। तुम्हें नहीं आया? Sir, जैसे e पे पावर x, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा या नहीं होगा? sir, नहीं। नहीं। अगर e पे पावर कुछ भी लिखा है उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। लॉग अगर लिखा हुआ है तो उसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। जैसे मैं लिख दूं log of vt, बोलो इस पूरे टर्म का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्या? No, sir. भाई सबकी आवाज आनी चाहिए, एक ही बच्चा बोल रहा है। No, sir. आपको बात समझ में आ गई कि या तो सिर्फ नंबर लिख दें या नंबर को अलग तरीके से लिखें, चाहे लॉग या एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। दूसरा, और किसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता? और डायमेंशनल फॉर्मूला किसका नहीं होता? रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी इज ऑल्सो डायमेंशनलेस।
ठीक है। सेम क्वांटिटी के जो रेशियो होते हैं वो भी डायमेंशनलेस होते हैं। सर ये क्या बोले सर, समझ नहीं आया। अब मुझे कोई याद दिलाएगा रेशियो ऑफ, क्या हो गया था सर? यूनिट कट जाएगा, सिर्फ नंबर्स आ जाएंगे। अरे अरे वाह, हीरा हीरा, प्यारा बच्चा भाई। जैसे आपको मैं याद दिलाता हूँ क्लास 10th रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबको याद आना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपने पढ़ा होगा स्पीड का रेशियो होता है ये, तो ऊपर भी यूनिट मीटर पर सेकंड, नीचे भी यूनिट मीटर पर सेकंड। या आप इसको डायमेंशनल फॉर्मूले के टर्म्स में भी अगर आप लिखेंगे तो ये ऊपर भी वेलोसिटी या स्पीड है और नीचे भी स्पीड है, तो ये कट कुट गया, ऊपर भी कट, ऊपर नीचे कट गया, तो क्या बचा? कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया? डायमेंशनलेस हो गया। यार नहीं आया, बात समझ आई आप लोगों को? प्लीज बोलिए, सबको क्लैरिटी आ रही है? जैसे इसी तरह से मैं कहूँ साइन थीटा, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज दिस साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? ये क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? P perpendicular upon hypotenuse. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P by H। ऊपर भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर इज आल्सो अ लेंथ ऑफ कोर्स, H इज आल्सो अ लेंथ विदाउट एनी डाउट। L कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया? डायमेंशनलेस हो गया। तो ऐसी क्वांटिटी जो रेशियो हो ऑफ द सेम टू क्वांटिटीज वो भी डायमेंशनलेस होती है, और ऐसा कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर हो तो वो भी डायमेंशनलेस होता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस एंड द नंबर आर आल्सो डायमेंशनलेस। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ते। नोट कर लेना तो मुझे बता देना ताकि हम लोग आगे डिस्कशन कर सकें। Sir, noted. Excuse me, sir. ये एक्सक्यूज बेटा। Sir, is angle a dimensionless Yes, of course, it quantity? is dimensionless quantity. Yes, angle is dimensionless quantity because it is the ratio of same type of quantity, that is theta को जब आप measure करते हो तो you measure it as length of the arc divided by radius. Length of the arc is also a kind of length and radius is also a length. So length and length will cancel out. That is dimensionless. हाँ, ये अलग बात है कि length, ये जो theta है, it has unit. ऑल्दो देखा जाए तो ये भी यूनिटलेस भी होनी चाहिए, बट इसको हम अपनी तरफ से एक यूनिट प्रोवाइड करते हैं। रेडियन सुना है किसी ने? नहीं सुना है तो मैं आगे करा दूंगा। Radian. हाँ, तो रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, whereas स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है, तो ऐसे तो यूनिटलेस होना चाहिए बिकॉज न्यूमरेटर में भी मीटर है, नीचे भी मीटर है, तो मीटर मीटर विल कैंसल आउट टू मेक इट यूनिटलेस क्वांटिटी। बट इसको हम यूनिट प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से, इसीलिए इस यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहा जाता है। खैर, तो अभी तो हम डायमेंशनल फॉर्मूले पे डिस्कशन कर रहे हैं जी। रेडियन मेजर वाला रेडियन? रेडियन मेजर मतलब? फिर से बोलो, पूरा नहीं अरे समझा। सर वो नहीं होता सर, पाई बाय 180 इनटू यस 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 यस, वो रेडियन यस, हाँ सर सुना है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो हाँ, अगर सर, आप सोचे ना, अगर आप सोचें कि व्हेन यू मेजर द लेंथ, सॉरी एंगल, तो एंगल होता है लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। मतलब ये कोई आर्क है और ये रेडियस है उसका, ये एंगल है लेंथ ऑफ द आर्क, तो इसकी यूनिट भी मीटर है, इसकी यूनिट भी मीटर है, मीटर मीटर कैंसिल हो गया। तो इट इज, देखा जाए तो इट शुड बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी, बट इसको एक एसआई सिस्टम में इसको यूनिट दी गई है और दैट यूनिट इज कॉल्ड एज रेडियन। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन? तो रेडियन और डिग्री का रिलेशन है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, कैसे और क्यों वो विल डिस्कस लेटर ऑन। खैर, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई हर क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। इफ देयर इज अ नंबर, तो किसी नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। दूसरी बात, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता? रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी डजंट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसका ऊपर और नीचे का डायमेंशनल फॉर्मूला कैंसिल हो जाए, तो दैट विल नॉट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइनली। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब बेसिकली ये सब डायमेंशनल फॉर्मूले पर डिस्कशन करने के बाद वी कम टू द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूले का बेसिकली 3 एप्लीकेशन, वन बाय वन हम तीनों को पढ़ेंगे। द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट टू अनदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ये पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ द गिवन इक्वेशन, और तीसरा एप्लीकेशन है टू डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। तो देयर आर बेसिकली 3 एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वाले पे आते हैं। पहला एप्लीकेशन लिखो, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी गिवन क्वांटिटी की यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किसी भी गिवन क्वांटिटी की यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। सर ये एप्लीकेशन है डायमेंशन फॉर्मूला का। जी, दिस इज द एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ना सर कि व्हाई डू वी स्टडी अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज बेसिकली इट्स एप्लीकेशन। ठीक है भाई, अगर हम किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिख लें तो उसका कुछ यूज भी तो होना चाहिए। तो क्या यूज है सर? तो इसके 3 यूज है। एक है टू कन्वर्ट द यूनिट, दूसरा आएगा सर टू चेक द एक्यूरेसी, और तीसरा आता है टू डिड्यूस द रिलेशनशिप। तो वन बाय वन हम तीनों पढ़ेंगे और तीनों को वहां हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे यूनिट, उस पर बात करेंगे। ठीक है बेटा, उस पर बात करने से पहले एक छोटी सी बात मेरी समझो। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसकी लेंथ बताओ, ऑब्वियसली आपको लेंथ नहीं पता, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो मेरे हाथ में ये पेंसिल है, इसकी लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ दिस पेंसिल। ठीक है, दिख रहा है? यस सर। ये पेंसिल मैं जानबूझ के फ्लॉन्ट कर रहा हूं इतनी देर, तो तुम्हें समझ में आए कि एप्पल की है भाई, मतलब मास्टर को हल्के में नहीं लेना। खैर, तो चलिए, अगर मान लीजिए इस पेंसिल की लेंथ की मैं बात करूं, तो हम इसमें 2 चीजें बताएंगे। अगर हम इसके लेंथ को मेजर करेंगे तो हम इसका मेजर्ड वैल्यू जब लिखेंगे तो इसमें 2 चीजें लिखेंगे, इसकी वैल्यू लेंथ कितनी आई और किस यूनिट में मेजर किया। जैसे अगर मान लो कि मैंने लेंथ लिखा 40 सेंटीमीटर, तो ये 40 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को, और सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी यूनिट को। अग्रीड? आना बोलो। यस सर। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, इसको मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज कॉल्ड एज यूनिट। ठीक है, तो किसी भी मेजर्ड वैल्यू को हम लिखते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मतलब 2 चीजें होती है ना, किसी भी मेजरमेंट को लिखेंगे तो 2 चीजें लिखते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और किस सिस्टम में आपने उसको मेजर किया है उसको यूनिट कहते हैं। सीधी सी बात, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, ये सब यूनिट है। अब देखो, अगर मैं आपसे एक बात और पूछूं, 1 मीटर एंड 100 सेंटीमीटर, ये दोनों वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? सर सेम। सेम है। अगर मैं आपसे इंडिविजुअली पूछूं, क्या 1 और 100 सेम है? मेरी नो बातों का सर। जवाब देना प्लीज। नो सर। 1 और 100, 1 अलग है, 100 अलग वैल्यू है। मीटर और सेंटीमीटर सेम है क्या? नहीं सर, मीटर बड़ी यूनिट है लेंथ की, सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट है लेंथ की। बट 1 मीटर मतलब द प्रोडक्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस यूनिट, एंड हियर द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो दिस प्रोडक्ट्स आर सेम। करेक्ट? इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड्स आर नॉट सेम, इंडिविजुअली यूनिट्स आर नॉट सेम, बट द प्रोडक्ट्स आर सेम। ये बात ऐसी ही है जैसे मैं लिखूं 2 into 4, ठीक है, और मैं लिखूं 8 into 1, ऑब्वियसली द रिजल्ट्स आर सेम, बट इंडिविजुअल वैल्यूज आर नॉट सेम। तो बेसिकली पॉइंट ये है बेटा कि जब हम किसी क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से दूसरे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट का जो प्रोडक्ट है इन वन सिस्टम, और मैग्नीट्यूड और यूनिट का जो प्रोडक्ट है इन अनदर सिस्टम, दैट रिमेन्स सेम। पहले ये बात समझ आई? वेयर एन रिप्रेजेंट, फिर से बता देता हूं, जब भी आप किसी क्वांटिटी को एक यूनिट ऑफ सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हो,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट एंड द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट एंड द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट की वैल्यू सेम होती है या नहीं होती है बेटा? यस सर। इंडिविजुअली सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड इंडिविजुअली सेम नहीं है, सिर्फ यूनिट देखा जाए तो दैट इज नॉट सेम, बट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इन बोथ द सिस्टम दैट इज सेम और नॉट? ये सबको समझ आ गया? ये बात सबको क्लियर हो गई? पहले ये बताओ भाई, अभी जो मैंने बोला कि जब आप किसी भी क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से दूसरे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में उसकी यूनिट कन्वर्ट करेंगे तो जो मेजर्ड वैल्यू है वो सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? तुम लोग बोर होने लगे हो। सर सेम रहेगी। ऑब्वियसली सेम है भाई, 1 kg और 1000 ग्राम, आर दे सेम और डिफरेंट? सर सेम। पुनीश सो तो नहीं गया पुनीश? नहीं सर सेम होगी। सेम होगी। सूरत? सर सेम हो गया। ऑब्वियसली बात है सेम होगी, है ना? तो ये सेम होगी, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया। अब थोड़ी सी बात और समझो सर, अगर ये यूनिट सेम होगी तो इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा भाई। अगर मैं स्पीड की यूनिट चेंज करूंगा तो स्पीड का फॉर्मूला थोड़ी ना बदल जाएगा। स्पीड अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो वो हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम ही रहेगा। व्हाट डू यू से? ऐसा थोड़ी है कि ऐसा यूनिट में स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम और सीजीएस में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। मैं नहीं खेल रहा, तुम नहीं बोल रहे। 2 मिनट और मेरा साथ नहीं दे सर, दो नहीं बस। होता सर, ऐसा सर नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगर, तो कोई दिक्कत आपको? N1 ये जो ये यूनिट है उसकी जगह हम ऐसे लिख दें, तो यूनिट को हम मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिख दें, M1 L1 T1 टू द पावर A B and C, और इधर हम लिख दें N2 इज इक्वल टू मास, लेंथ एंड टाइम पावर A पावर B and C। ठीक है, तो ये दोनों बराबर ही होने चाहिए। अब कोई मुझसे ये पूछ सकता है कि सर इधर 1 और उधर 2 क्यों, क्या कर रहे हो, ये करना क्या चाह रहे हो? तो देखो, हर क्वांटिटी का अपना एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले में उसके मास का कुछ पावर होता है, उसके लेंथ का कुछ पावर होता है और उसके टाइम का भी कुछ पावर होता है। ठीक है, तो वो तो सेम रहेगा पावर। बट ये 1 और 2 क्यों किया आपने? तो ये सिर्फ ये बताने के लिए किया है मैंने कि इसमें जो मास मेजर होगा जिस यूनिट में, उस यूनिट में ये मास यहां मेजर नहीं होगा। सिस्टम बदल गया तो यूनिट बदल गई। जैसे एसआई यूनिट है उसमें मास केजी में मेजर होगा, तो सीजीएस में मास केजी में मेजर होगा या ग्राम में? ग्राम। तो उसी बात को सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे कर दिया। तो यहां से अगर मुझे N1 निकालना हो तो क्या लिखूंगा मैं? N1 विल बी रिटन एज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाइड बाय M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B, T2 टू द पावर C अपॉन M1 L1 टू द पावर A, T1 टू द पावर M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C। ये देखिए सर, यहां तक बताइए सर प्लीज। सर आ गया सर। तो N1 को फाइनली मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत? M2 अपॉन M1 टू द होल पे पावर A, L2 अपॉन L1 टू द होल पे पावर B, T2 अपॉन T1 टू द होल पे पावर C। ये आएगा सर आपका N1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ N2। अगर आपको N2 निकालना हो इन टर्म्स ऑफ N1 तो ये आ जाएगा N1 N2 इज इक्वल टू N1। देखो, N2 निकालना हो N1 के टर्म्स में तो ये वाला इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B एंड T1 अपॉन T2 टू द पावर C। अब ये आपको बस याद रखना है, ये रिजल्ट है। इसमें पहले मुझे आज ये बता दो, इस पर एप्लीकेशन हम कल सीखेंगे, बट मुझे अभी ये बताओ कि इसमें क्या क्या तुम्हें नहीं समझ में आया, बिल्कुल विथ ऑनेस्टी। सर आ गया सबको, ऑल 5 of you? यस सर। यस सर। यस ठीक है, दिस वी विल अप्लाई टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे अप्लाई करना है
that we'll understand in the next class, which is on Saturday, I guess. तो उसमें हम ये सीखेंगे, तब तक आप ये चीजें पढ़िए, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। इसको नोट कर लीजिए। सर मुझे ये यूनिट वाला समझ नहीं आया सर, अकेला यही टॉपिक। अकेला ये टॉपिक मतलब कौन सा यूनिट वाला? सर बोलो बोलो बोलो। टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये पूरा ही नहीं पल्ले पड़ा कि क्या किया मैंने। देखो मैंने आपको ये बोला है कि सर जब भी व्हेनेवर यू कन्वर्ट द यूनिट, तो जो मेजर्ड वैल्यू है दैट रिमेन्स द सेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 मीटर हैज टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट टू सीजीएस, तो मुझे बताओ कि अगर मैं 1 मीटर को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करूंगा, मतलब सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर की वैल्यू सेंटीमीटर में कितनी होती है? सर यहाँ तक तो समझ आ गया था कि 100 सेंटीमीटर, यहाँ तक आ गया था। ठीक है, अब उसी बात को मैंने बस ऐसे लिख दिया कि इसमें ये मैग्नीट्यूड है, इसको मैंने n1 कह लिया, और इसमें जो यूनिट है उसको u1 कह दिया। यहाँ पर मैग्नीट्यूड n2 है और इसकी यूनिट को u2 कह लिया। तो दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज सेम। ये भी समझ में आ गया आपको अभी? यस सर। ठीक है बच्चों, अब कुछ नहीं किया मैंने, ये यूनिट इंस्टेड ऑफ यूनिट ना, मैंने उसमें बस यूनिट को मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, अभी मतलब आई हैव जस्ट रिटन द यूनिट, क्योंकि हम किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यूनिट की जगह मैंने क्या लिख दिया है? फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम ले लिया है, जिसका कुछ भी पावर होगा। तो जितना जो फॉर्मूला इधर लिखेंगे हम, वही फॉर्मूला इधर भी लिखेंगे, बिकॉज इफ द क्वांटिटी का यूनिट इज चेंज्ड, the quantity will remain the same, right? Formula will remain same. Yes sir. नहीं समझे? बट मुझे एक बात बताओ, मास की वैल्यू अगर इधर मेजर होगी, मुझे एक बात बताओ, मास की वैल्यू अगर मान लो इस साइड पे मेजर हो रही है केजी में, और मैं इधर जा रहा हूँ सीजीएस में, तो सीजीएस में मास की वैल्यू मेजर हो रही है ग्राम में, तो मास का जो यूनिट एसआई में और सीजीएस में वो सेम तो नहीं आएगा? दैट वुड बी डिफरेंट। यस सर। ठीक है, तो जस्ट टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द टू, हम एक सिस्टम में मास के लिए 1 लिख रहे हैं नीचे, तो दूसरे में हमने मास को क्या लिख दिया? m2। मास मास ही है, जस्ट 1 और 2 किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कि द स्टैंडर्ड इन विच द मास विल बी मेजर्ड इन बोथ द सिस्टम इज नॉट सेम। नहीं, यही बात सुनो। इन द सेम वे जैसे लेंथ मेजर अगर हम कर रहे हैं, पहला सिस्टम मान लो एसआई है और दूसरा सीजीएस है, तो लेंथ इज बीइंग मेजर्ड इन मीटर इन द एसआई यूनिट और सीजीएस में सेंटीमीटर में। तो दोनों में जो स्केल है जिसमें लेंथ मेजर हो रहा है, दे आर नॉट सेम। तो बस m1 l1 t1 और m2 l2 t2 में 1 और 2 वाला जो टर्म है वो सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि द स्केल इन विच द मेजरमेंट इज बीइंग डन इज नॉट सेम इन बोथ द सिस्टम, बट यस क्वांटिटी इज सेम, तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ स्केल में बदलाव आ रहा है, यूनिट में चेंज आ रहा है, बस ये मतलब। सर सीजीएस क्या होता है सर? सीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अच्छा ठीक है। जैसे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, जिसमें हम मास की यूनिट केजी लेते हैं, लेंथ की यूनिट मीटर लेते हैं, टाइम की यूनिट सेकंड लेते हैं, उसी तरह से। तो उसी तरह से सीजीएस भी है। देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक है सीजीएस, एक है एसआई, एक है एमकेएस और एक है एफपीएस। वो अलग बात है कि हम लोग एसआई को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, बट जरूरी नहीं कि हमेशा क्वांटिटीज आपको एसआई यूनिट में गिवन है, तो दूसरे यूनिट में भी हो सकती है जिसको आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है एसआई में, या एसआई में गिवन हो किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हम ये कन्वर्जन सीखेंगे यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है सर? ओके, तो ये सब पढ़ के रखिएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे, रेस्ट विल डिस्कस इन सैटरडे, ऑन सैटरडे। थैंक यू सर। वेलकम ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।